तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस टॉपिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ पार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स, बेसिक क्वेश्चंस कर लेने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3, जो कि पूरी की पूरी बेस्ड है इसी मेथड के ऊपर। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए आर.डी. शर्मा को रेफर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। आप यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें सीधा सीधा आपको एक मेथड का नाम बता दिया गया है। आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में टोटल 3 मेथड है, जिसमें हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको ग्राफिकल मेथड समझाया था। उसके बाद सेकंड मेथड अभी हमारा चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके बाद आएगा एलिमिनेशन मेथड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तीनों ही मेथड से अगर आप कोई एक क्वेश्चन करते हैं तो आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, जब भी एक क्वेश्चन को आप तीनों अलग अलग मेथड से करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर जो होगा, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक ही आएगी। अगर अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको मेथड क्लियर नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। इससे मुश्किल क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिए थे इंट्रोडक्शन में, तो आइए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप जो बताया था वो था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो आपको दोनों इक्वेशन दी होंगी, उनमें से जो भी आपको आसान लगती है उसको आपको सबसे पहले ले लेना है। तो फिलहाल देखिए स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, और 2 भी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखिए माइनस वाला जो नंबर है वो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरे लिए प्लस वाली चीज आसान होती है। ठीक है, हालांकि इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं, दोनों ही बराबर आसान है। यहां पर मैं इक्वेशन 2 को आगे लेके चल रहा हूं और यहां पे x की वैल्यू निकाल लेता हूं y को दूसरी साइड भेज के। तो ये हो गया 4 + y। अब स्टूडेंट्स, ये हो गई x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को मुझे कौन सी इक्वेशन में पुट करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे आप पुटिंग लिखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम वैल्यू ऑफ x जो है वो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए वैल्यू ऑफ x क्या है, 4 + y। तो यहां पर आपको 4 + y लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू पुट करेंगे आपको ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो 4 + y इस तरह से, उसके बाद y = 14। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी माइनस का साइन नहीं है, तो सीधा सीधा ब्रैकेट को खोल दीजिएगा। तो ये हो गया 4 + y = 14। 4 को वहां ले जाके माइनस करना होगा और इन दोनों y को ऐड करना होगा। तो ये हो गया 2y = 14 - 4। इसको आगे मैं यहीं पे कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 2y = 10। इसका मतलब है कि y की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 10/2, जो कि होता है 5। ठीक है, तो एक चीज की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को आप दोबारा से दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपकी x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। स्टूडेंट्स यहां पर मैं पुट कर देता हूं। देखिए x की वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं यहां पे एक बार और लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप दूसरे टाइम में किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं x लिख रहा हूं, प्लस y की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट्स, 5 आई थी, और सामने 14 लिखा हुआ है, 14। ठीक है, तो 5 को वहां ले जाके मैं माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ गई 9। तो मेरे जो दोनों आंसर हैं वो आ चुके हैं, x = 9 एंड y = 5। दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो बड़े आसान तरीके से मैंने आंसर निकाल दिया। अच्छा, यहां पर एक चीज और टेस्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने ये जो y की वैल्यू है 5, ये दूसरी वाली इक्वेशन में पुट की होती, यहां पे मान लेते हैं 5 लगाया होता, तब भी क्या मेरी x की वैल्यू 9 ही आती। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे 5 लगाएंगे तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5 क्या होता है, 9 ही होता है। तो सेकंड टाइम में आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आप यहां देख सकते हैं एक तो सिंपल इक्वेशन दी हुई है s - t = 3,
लेकिन दूसरी इक्वेशन में आपको यहाँ पे फ्रैक्शन नजर आ रहा है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स डरने वाली बात नहीं है, फ्रैक्शन है तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को नॉर्मल टर्म्स में पहले निकालने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम पहले की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिए मुझे सेकंड वाली इक्वेशन में, ये तो पहली इक्वेशन हो गई, सेकंड वाली इक्वेशन में मुझे पहले इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। अब ये कैसे सॉल्व होगी, देखिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, बीच में प्लस का निशान है, तो हमको एलसीएम लेना होगा, तो ये 6 हो गया। उसके अलावा इन दोनों को डिवाइड करके 2 आता है और 2 को मैं s से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 2s, प्लस ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब ये 6 जो है, क्योंकि ये अब दोनों के नीचे आ चुका है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई में भेज सकता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब ये वाली जो इक्वेशन है, देखिए नॉर्मल इक्वेशन लग रही है ना, अब ये बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन बन चुकी है, पहले जैसी नहीं है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बनी है। तो पहले क्या होता था, अभी तक के क्वेश्चंस में आपको ये और ये दिया होता था, आपको सीधा सॉल्व करने लग जाना है। लेकिन क्या होता है, वो सिंपल क्वेश्चंस कभी कभी मुश्किल करके देते हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसी इक्वेशन मिल जाए तो इसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जो पहला स्टेप था वो लेना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को मुझे देखना है और ये देखना है कि कौन सी आसान है। तो जाहिर सी बात है यही वाली आसान है। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें s माइनस टी इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसमें मैं t को वहां पे भेज के s की वैल्यू निकाल देता हूं 3 प्लस t। अब यही जो वैल्यू s की आई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालनी पड़ेगी, इस बार इक्वेशन 2 में डालनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि पहले से तो मैंने s की वैल्यू निकाली, अब मैं डालूंगा इक्वेशन 2 में। अब s की वैल्यू आई क्या है, देखिए 3 प्लस टी, तो इसका मतलब यहां पर देखिए मैं लिखने वाला हूं 2, उसके बाद s की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करूंगा 3 प्लस टी, हमेशा ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, याद रखिए, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो ब्रैकेट अगर नहीं लगाया होता तो क्या गलती हो जाती, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता बस, है ना। ब्रैकेट लगाने से मुझे पता है कि ये जो नंबर है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नंबर को वहां ले जाके माइनस कर देता हूं और इन दोनों को प्लस कर देता हूं, तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। सो 5t इज इक्वल टू 30 हो गया स्टूडेंट्स। 5 को वहां ले जाके मैं डिवाइड करने वाला हूं, तो ये हो गया 30/5, तो 6 आंसर आ गया। इसका मतलब t की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो 6 आ गई है। अब मेरा आखिरी स्टेप बचा हुआ है पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन एनी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं जाहिर सी बात है इसी से करूंगा क्योंकि ये बहुत आसान है, इन इक्वेशन 1। तो यहां पर मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये 6 हो गया इज इक्वल टू 3 था, तो 6 वहां जाके हो जाएगा प्लस, सो s की वैल्यू आ गई है 9। सो अल्टीमेट आंसर, फाइनल आंसर मेरा जो आया है वो है t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 9। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखने में तो मुश्किल था लेकिन बाद में एक स्टेप लेने के बाद वो आसान हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं दो इक्वेशन लिखी है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में एक चीज नजर आएगी आपको कि पहले इक्वेशन में सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई किया है और दूसरा नंबर दूसरी इक्वेशन बनाई है। ध्यान से देखिए, देखिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। तो यहां पर हमको कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए a1/a2 इज इक्वल टू, जो कि क्या है, a1/a2 क्या है, 3/9 है ना, 3/9 है। अच्छा b1/b2 क्या नजर आ रहा है, ये आपको 1/3 नजर आ रहा है और c1/c2 3/9 नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर 3/9 को काटेंगे तो 1/3 बचेगा और यहां पर भी 1/3 बचेगा। तो इसका मतलब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये सारे के सारे बराबर आ रहे हैं
और जब ये तीनों बराबर आते थे स्टूडेंट्स तो किस तरह की लाइन बनती थी ग्राफ में, याद है आपको? ये बनती थी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक दूसरे के ऊपर होती थी, एक लाइन अगर ऐसे होती थी तो दूसरी लाइन भी ऐसे होती थी, है ना? यही होता था। तो यहां पर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आता था? इसके तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते थे, याद होगा आपको। इसका तो हर पॉइंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या आंसर आता था? जो एक दूसरे को काटती थी, जहां पे वो काटती थी वही आंसर होता था, तो उसका तो एक ही आंसर आएगा क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे काट रही है। लेकिन कोइंसिडेंट लाइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हर पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो इसके तो आंसर कई सारे आते थे, याद होगा आपको। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमको कुछ नई चीज मिलेगी। तो आइए देखते हैं, करके देखते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स यहां पर आसान कौन सी इक्वेशन है? पहली वाली इक्वेशन आसान है, तो मैं y को वहां भेज के पहले तो प्लस कर देता हूं और उसके बाद 3 से डिवाइड कर देता हूं इसको। तो यहां पे 3 आ गया तो x की वैल्यू ये आ गई। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस बार मैं इक्वेशन 2 में पुट करने वाला हूं। तो यहां पे स्टूडेंट्स देखिए 9 आ गया है और x की वैल्यू थी 3 + y अपॉन 3, उसके बाद यहां पे 3y हो गया है = 9। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर है ना, ये 3 दोनों के नीचे है और ये 9 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको काट भी सकते हैं। तो यहां पे मैं इसको काट देता हूं और यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? देखिए 3 × 3 होता है 9 प्लस 3 × y हो गया 3y माइनस 3y = 9। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक चीज देखिए, यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, थोड़ा सोचिए कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए 9 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, है ना? 9 यहाँ पे प्लस में है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 - 9 तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस साइड तो 0 आ जाएगा। अच्छा यहां पर भी देखिए +3y और -3y, भाई ये भी कट के 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको तो कोई वैल्यू मिली ही नहीं। यहां पर हमको LHS = RHS मिल गया, LHS = RHS। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हमेशा ही आएगा, ठीक है। जब भी आप ऐसी कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली बनी होगी, यानी कि जिसमें कुछ ऐसा आएगा A1 B1 और C1 जो होंगे वो सारे बराबर होंगे, तो वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो कोई एक सॉल्यूशन यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर तभी सॉल्यूशन आएगी, x की वैल्यू तभी आएगी जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जब वो इस तरह की होंगी। क्लियर है? तो आई होप जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज बहुत अच्छे से आपको समझ आई है। तो इसके आंसर नहीं आते। तो ऐसी कोई इक्वेशन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप यहां पे बस एक सिंपल सी ये लाइन लिख सकते हैं, देयर आर लिखिएगा, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, सो therefore any one answer या solution is not possible। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आएगा तो हो सकता है वो ये वाले क्वेश्चन ना दे। अच्छा अब यहां पे आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि सर अगर इक्वेशन कुछ इस तरह की होती कि तीसरे तरह की लाइन बन रही थी जो कि पैरेलल लाइन होती है ना? पैरेलल लाइन भी तो होती है। देखिए कोइंसिडेंट वाली हमने देख ली है, इंटरसेक्टिंग वाली का तो आंसर आ जाता है, जो हम अभी तक कर रहे थे वो सारी इंटरसेक्टिंग वाली थी। और जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। देखिए यहां पर भी कभी ये लाइंस कटेंगी नहीं, और जब कटेंगी नहीं तो इसका मतलब इसका भी आंसर नहीं आएगा। तो उसमें भी आपको यहां पर कुछ ऐसा ही नजर आएगा, जो वेरिएबल वाला होगा जिसकी वैल्यू निकालने वाले हैं आप, वो पहले ही कट जाएगा। तो जब वो पहले ही कट जाएगा तो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे? तो उसमें भी आंसर नहीं आएगा। तो उसमें भी आपको यही वाली लाइन लिखनी है, बस यहां पे लिख देना है कि देयर आर नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको अच्छे से क्वेश्चंस को समझना है। ग्राफिकल मेथड में तो हमको अच्छे से समझ आ गया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या आंसर आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं।
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 4 जो है वो आपके होमवर्क के लिए मैंने लिख दिया है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और जो भी आंसर आता है आपका कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता तो मैंने इसके पहले 1 या 2 पार्ट में, आप अच्छे से जब वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मैंने डेसिमल वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, जिसमें कैसे उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस किया जाता है, ये दोबारा से आपको रिवाइज करा दिया था। सो आप वो वाली वीडियो देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का पहला पार्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के शुरुआत के 4 पार्ट्स कर लिए हैं। इससे आगे की एक्सरसाइज हम अगले पार्ट में करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।